नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध से अध्याय 15 है मुहावरे एवं लोकोक्तियों में लोकोक्तियों का अध्ययन करेंगे। मुहावरे हम पढ़ चुके हैं, उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों ही कर चुके हैं और मुझे पूरी आशा है कि आपको वे सभी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मतलब मुहावरे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अपनी बातचीत में उनका उपयोग प्रयोग अवश्य कर रहे होंगे। अब इससे आगे हम लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे, है ना। लोकोक्तियाँ जिन्हें हम कहावतें भी कहते हैं। लोकोक्ति माने लोक में प्रचलित उक्ति। विश्व की सभी भाषाओं में लोकोक्तियाँ प्रचलित है ना। ये एक तरह से अलिखित कानून या नियम का प्रतिरूप है। मतलब एक तरह से अलिखित कानून है हमारे समाज में, हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि कोई स्थिति, घटना या प्रसंग कई बार देखा गया और उसका जो परिणाम या प्रतिक्रिया या निष्कर्ष निश्चित रूप से सामने आया, वही लोकोक्ति के रूप में प्रचलित हो गया। यानी कोई घटना एक बार, दो बार, तीन बार वैसे ही घटी और उसका परिणाम भी वैसे ही आया, तो वह एक तरह से एक निर्णय के रूप में प्रसिद्ध हो गया, एक नियम के रूप में प्रसिद्ध हो गया और वही एक लोकोक्ति के रूप में प्रचलित हो गया। जैसे अपना हाथ जगन्नाथ। तो देखा गया होगा कि व्यक्ति अपना कार्य स्वयं करता है तो सही भी होता है और शानदार रूप से फलदायी भी होता है, और दूसरों के भरोसे छोड़ दिया गया तो या तो बिगड़ा या सही ढंग से नहीं हुआ। कई बार जब ऐसा अनुभव हुआ तो लोक में, समाज में ये उक्ति प्रचलित हो गई कि अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपने हाथ से काम करना ही सबसे सही या ठीक रहता है। और बस ये लोकोक्ति बन गई। अब अब ये एक तरह से अलिखित नियम हो गया, है ना। हर लोकोक्ति के पीछे आपको एक पूरी कहानी मिलेगी, पूरी घटना, पूरा प्रसंग मिलेगा। तो इस प्रकार लोकोक्तियों में लोक जीवन का व्यापक, विशाल और गहरा अनुभव छिपा हुआ है। इनसे हमें जीवन की वास्तविक और सच्ची शिक्षाएं मिलती हैं। इन लोकोक्तियों से हमें हमारी जीवन की वास्तविक शिक्षा मिलती है, सच्ची शिक्षा मिलती है। और इसके अनुसार, मतलब इन लोकोक्तियों के अनुसार अगर विचार करके हम चलें तो हम जीवन में धोखा नहीं खा सकते, असफल नहीं हो सकते, सावधानी से काम करते हैं, सचेत और सजग रहते हैं। और इनका जब उपयोग हम करते हैं अपनी बातचीत या लेखन में, तो इनके मूल रूप में कोई बदलाव नहीं होता और इनका प्रयोग वाक्य के अंत में ज्यों का त्यों होता है ना। तो मतलब वाक्य में मुहावरे भी प्रयुक्त होते हैं, लोकोक्ति भी प्रयुक्त होती है, लेकिन मुहावरे जो हैं वो वाक्य का एक अंश होते हैं और वाक्य के बीच में काम में आते हैं। और जबकि लोकोक्तियाँ एक तरह से पूरा प्रसंग बता देने के बाद उस पर एक निर्णय की तरह, मतलब एक परिणाम की तरह घोषित की जाती कि भाई ऐसा ही होता है या ऐसा ही कहा जाता है। आई बात समझ में। तो इनका प्रयोग वाक्य के अंत में ज्यों का त्यों होता है, हमारी बातचीत को प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बनाती है लोकोक्तियाँ। इन्हें कहावतें भी कहते हैं, यानी कहा जाता है। ये होती भी बहुत मज़ेदार है, देखना अभी पढ़ोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहली लोकोक्ति है अंधा क्या चाहे दो आँखें। एक बात हो रही है, जो लोकोक्तियाँ हैं ना, इन्हीं में से इनका अर्थ बहुत अच्छे से स्पष्ट सामने आता है। मतलब ये जो लोकोक्तियाँ हैं वे अपना अर्थ खुद बता रही हैं। अंधा क्या चाहे दो आँखें, यानी इच्छित वस्तु की प्राप्ति। मैंने जो अंधा व्यक्ति होगा, अगर उससे आप पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसे क्या चाहिए? बस दो आँखें चाहिए। तो जिस व्यक्ति को जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसी चीज़ की वह इच्छा व्यक्त करता है ना। तो अब जैसे इसका वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं कि भाई आजकल सरकारी नौकरी के लिए सभी तरसते हैं। ऐसे में शिल्पा को जब सरकारी नौकरी मिली तो खुशी से ये कहने लगी कि अंधा क्या चाहे दो आँखें, यानी वह भी सरकारी नौकरी के लिए तरस रही थी और जब उसे नौकरी मिली तो बस इच्छा पूर्ण हो गई कि अब इसके अलावा और क्या चाहिए। अंधा क्या चाहे दो आँखें, तो इसे कहते हैं अंधा क्या चाहे दो आँखें। आई बात समझ में। दूसरी कहावत है, लोकोक्ति है अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा यानी अयोग्य प्रशासन। ऐसी नगरी जिसमें राजा चौपट है या कम बुद्धि का है या जिसमें विवेक है ही नहीं, मूर्ख है, तो उसकी नगरी में अंधेर ही अंधेर रहेगा। अंधेर का मतलब यहाँ अंधेरे से नहीं है, अयोग्य
प्रशासन, है ना, कि मतलब वहाँ कोई भी हिसाब किताब, कोई भी काम काज सही ढंग से नहीं होगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, अगर जिस नगरी में अंधेर है, अंधेर गर्दी मची हुई है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई न्याय अन्याय सब एक तरह से चल रही है चीज़ें, तो कहा जाएगा कि इसका तो राजा चौपट है, मतलब उसमें बुद्धि नहीं है, इसलिए यहाँ ऐसे हालात हैं। इसका हम वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं? जब से राकेश चेयरमैन बना है ना, जब से राकेश चेयरमैन बना है इस शहर में, मतलब तो क्या हालत है, कोई काम करने वाला तो पिस रहा है और जो काम नहीं कर रहा है वह मज़े ले रहा है। मतलब यहाँ कोई काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। यह तो वही बात हो गई कि अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना, मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी राकेश जो चेयरमैन बना है लेकिन उसमें प्रशासन की योग्यता बिल्कुल भी नहीं है, कि जो काम कर रहा है वह पिस रहा है और जो काम नहीं कर रहा है वह मज़े कर रहा है। हर जगह अंधेर गर्दी मची हुई है, कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। तो इसी स्थिति में कहा जाएगा कि भाई अंधेर नगरी चौपट राजा। तीसरी कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। अंधे व्यक्ति के हाथ में अगर कोई चीज़ है, आपने दी है उसे बांटने के लिए, तो वह घूम फिर कर अपने ही व्यक्ति को, खुद को ही देगा, है ना, अपने फिर अपने को दे, कोई दिखेगा तो नहीं, और वह अपने को ही देगा, या कोई एक ही व्यक्ति होगा जो उसके आसपास, उसी को दिया जाएगा। मतलब अधिकार मिलने पर स्वार्थी व्यक्ति अपने लोगों की ही मदद करता है। जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं उन्हें अगर अधिकार या शक्ति मिलती है तो वे अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। जो उसके परिचित हैं, उससे जुड़े हुए हैं, चाहे उसके परिवार के हैं, उन्हीं की वह मदद करता है। इसके लिए हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि प्रताप को मंत्री क्या बनाया, उसने तो जब भी मौका मिला अपने रिश्तेदारों को हर विभाग में, हर नौकरी में घुसा दिया। जहाँ देखो वहाँ उसके रिश्तेदार, है ना। इसका तो यही मतलब होगा कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दी, है ना, कि उसको जब अधिकार मिल गया है कुछ करने का, तो उसने बस अपने रिश्तेदारों को ही नौकरी पे लगाया, उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाया। अब फिर भले वे अयोग्य रहे हों, बेईमानी से, धोखेबाजी से, भ्रष्टाचार से, उन्होंने, मतलब जो मंत्री हैं उसने अपने ही रिश्तेदारों को नौकरी दी है। आई बात समझ में? अगला है, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधा व्यक्ति है, उसे दिखता ही नहीं है, लेकिन उसके हाथ में अचानक बटेर लग जाए तो क्या कहा जाएगा? इसका क्या अर्थ होगा? बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति। बिना ही परिश्रम के, जो व्यक्ति काबिल नहीं है, उसने कुछ किया भी नहीं है, लेकिन उसको अचानक बटेर मिल गई हाथ में, मतलब उसको अचानक बटेर हाथ लग गई है, या उसको सफलता प्राप्त हो गई है, या कुछ उसने हासिल कर लिया है, तब कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका वाक्य प्रयोग हम ऐसे कर सकते हैं कि वह लाठी टिकाता चल रहा था, लाठी किसी चीज़ से टकराई, उसने उठाया तो देखा कोई सोने का गहना था। इसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधा व्यक्ति है, देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसके हाथ में इतना महंगा आभूषण लग गया, तो अंधे के हाथ बटेर लगना। आई बात समझ में? आगे बढ़ें तो ये जो लोकोक्तियाँ हैं उन्हीं से उनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। बस हमें इतने अच्छे से समझ में आनी चाहिए, उसका भाव और अर्थ इतना अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हम अपनी बातचीत में उनका प्रयोग कर सकें ना। बिल्कुल सटीक बात होती है। फिर वो जो लोकोक्ति का हम प्रयोग करते हैं उस प्रसंग पर, उस घटना पर, या उस घटना को देख करके, प्रसंग को देख करके, किसी स्थिति को देख करके, तो वह बिल्कुल सटीक होती है, बहुत ही मज़ेदार, एकदम वह बात दिल को छू लेती है, पकड़ लेती है। आई बात समझ में? अगली कहावत है या लोकोक्ति है, अंधों में काना राजा। अब कई अंधे व्यक्ति होंगे तो उसमें जो एक काना होगा उसी को ही राजा बनाया जाएगा, है ना। मतलब जो थोड़ा बहुत भी सक्षम होगा, लायक होगा, उसी को राजा बनाया जाएगा। कई मूर्ख बैठे होंगे तो उनमें थोड़ी सी बुद्धि वाला राजा बनेगा। ऐसे ही अंधे व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हैं, मान लो कहीं किसी जगह पे सभी व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है, तो उनमें कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसे थोड़ा भी दिखाई देता होगा, तो वही उनका राजा या मुखिया घोषित किया जाएगा। यानी मूर्खों के बीच अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। कई मूर्ख व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हैं तो उनमें अल्पज्ञ माने अल्प ज्ञान रखने वाला, थोड़ा सा ज्ञान रखने वाला भी बुद्धिमान माना जाता है ना। अगला है, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए यानी अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है। अगर घगरी माने मटकी, घड़ा, अगर घड़ा आधा भरा हुआ है और उससे आप उठा के चलोगे, चाहे बाहों में चाहे सर पे, तो वह पानी ज़्यादा बाहर गिराएगा, ज़्यादा छलकेगा। और पूरा भरा हुआ घड़ा होगा तो वह स्थिर हो जाएगा एकदम, और उससे बिल्कुल भी पानी नहीं निकलेगा। लेकिन जो आधा भरा हुआ घड़ा है वह पानी छलकाता हुआ जाएगा। यानी जो आधे
मतलब अल्प ज्ञान वाला, जो अल्पज्ञ होता है, जिसमें थोड़ा सा ज्ञान होता है, थोड़ी सी बुद्धि होती है, वह अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है या वह अपने ज्ञान का अधिक प्रदर्शन करता है। आई बात समझ में? जिसमें थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ी सी अक्ल है, थोड़ा सा ज्ञान है, वह अपने ज्ञान का ज़्यादा दिखावा करता है और ऐसे जताता है जैसे मैं तो बहुत होशियार हूँ या मुझे बहुत कुछ जानकारी है। तो इसका वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं कि वह 12वीं में अंग्रेजी में कंपार्टमेंट लाई थी। कोई लड़की है जिसके बारे में कि वह 12वीं में अंग्रेजी में कंपार्टमेंट लाई थी, लेकिन कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग रह रहकर और बार बार ऐसे करती है जैसे हिंदी तो आती ही नहीं है और अंग्रेजी में एमए कर रखा है। इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। ज्ञान तो है ही नहीं, जो थोड़ा बहुत है उसे भी बार बार ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे दर्शाया जाता है कि जैसे मेरे जैसा ज्ञानी तो कोई भी नहीं है। तो जो अल्पज्ञ होता है, कम बुद्धि वाला, कम ज्ञान वाला, कम शक्ति वाला व्यक्ति, वह अपनी उस बुद्धि का ज़्यादा ही प्रदर्शन करता है और उसका गलत प्रभाव पड़ता है। जब भी तो कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। अगली कहावत है अपनी करनी पार उतरनी, यानी अपनी करनी पार उतरनी। अब देख लो, इसी से स्पष्ट हो रहा है अर्थ। अपनी करनी, हम जो करेंगे वही हमें उसी का फल मिलेगा, वैसा ही फल मिलेगा। अपनी करनी पार उतरनी, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। मनुष्य को स्वयं के कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, ये नहीं कि हम कर्म तो कुछ और करें और फल कुछ और मिल जाए, है ना। तो इसका हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं कि आज रमेश को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। उसने भी अपने माता पिता को बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल दिया था। जो भी उसे वहाँ देखता यही कहता अपनी करनी पार उतरनी, मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तुमने अपने माता पिता के साथ जो किया वही तुम्हारे साथ हो रहा है, ठीक है। अगली लोकोक्ति है अब पछनी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ कैसे फोड़ सकता है ना, भाड़ में तो कई चने झोंकने पड़ते हैं। तो इसका क्या अर्थ होगा, अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता या अकेला आदमी कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, है ना। कोई ऐसे कार्य होते हैं जिनमें कई व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, तो अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। और जब ऐसी स्थिति होती है तो कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। प्रिंसिपल लाख चाहे स्कूल की सभी गतिविधियां शानदार तरीके से संपादित नहीं की जा सकती, सारे स्टाफ का सहयोग उसे बराबर चाहिए। आखिर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, है ना। इसका वाक्य प्रयोग हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, समूह से जो काम हो सकते वो समूह से ही होंगे, है ना। व्यक्तिगत काम हो, व्यक्तिशय एक व्यक्ति कर सकता है जो काम कर सकता है, और जहाँ संगठन या सहयोग की आवश्यकता होती है वहाँ संगठन और सहयोग से ही काम होते हैं। तब ये कहावत कही जाती है कि भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर कोई काम समूह में होना होता है और असफलता हो जाती है वहाँ, या असफल हो जाता है वह काम, तब ये कहा जाता है कि भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर सब सहयोग करते तो वो कार्य अवश्य पूर्ण हो जाता, ठीक है। अगली लोकोक्ति है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया सारा खेत चुग गई। पहले तो हमने ध्यान दिया नहीं, पहले तो हमने रखवाली की नहीं, और अब चिड़ियाएँ मिलकर के सारा खेत चुग गई तो अब हम पछता रहे हैं। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी हानि हो जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। आपका जो नुकसान होना था वो हो गया, अब पछताने से कोई सार नहीं है, आपको पहले ध्यान रखना चाहिए था। तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे हम। साल भर तो अचला ने पढ़ाई में मेहनत की नहीं, अब 3rd डिवीज़न से पास हुई है तो रो रही है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। जब पढ़ने का समय था तब पढ़ाई करती तो अच्छे नंबर लाती, उस वक्त तो पढ़ाई की नहीं, और अब आज जब 3rd डिवीज़न पास हो गई है तो रो रही है कि भाई मेरे तो नंबर बहुत कम आए, तो नंबर तो कम ही आएंगे। यही बात समझ में। अगली कहावत है अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, है ना। अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, इस कहावत से इसका अर्थ निकल रहा है ना। परिश्रम कोई करे फल किसी अन्य को मिलता है। अब ऐसा कहा जाता है कि कौवे, मतलब ये जो कोयल होती है ना, वह अपने अंडे नहीं सेती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवी उनको सेती रहती है, और जब वो बड़े हो जाते हैं, उड़ने लायक हो जाते हैं, तो कोयल उनके पास जाती है, उनको बातों में उलझाकर और प्यार जताकर अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। तो अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, अंडे तो किसी और ने से और बच्चे कोई और ले उड़ा। आई बात समझ में। तो इसके लिए हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि भी नकल करने वाले बच्चों ने दिव्यांशी की कॉपी से नकल करके अच्छे अंक हासिल कर लिए और दिव्यांशी उसे बहुत पीछे रह गई, जबकि मेहनत तो उसने की थी। तब कहते हैं अंडे सेवे कोई और फल ले, और अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, है ना।
मेहनत किसी और ने की, काम किसी और ने किया, लेकिन वह तो पीछे रह गया, है ना, उसको तो उसका फल नहीं मिला और किसी और ने उनकी नकल करके उससे अपना फल हासिल कर लिया। ठीक है। अगली कहावत है, अंधे के आगे रोना अपने दीदे खोना। अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। अंधे व्यक्ति के सामने रोओगे, अपना दीदा मतलब अपनी आंखें भी खो दोगे। मतलब उससे कुछ देख तो पाएगा नहीं, समझ पाएगा नहीं, आपकी कुछ मदद कर पाएगा नहीं, और आप भी अपनी आंखों की रोशनी खो दोगे, यानी समय बर्बाद करोगे, ऊर्जा बर्बाद करोगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। हम जिसके सामने रोएं उसके सामने रोएं, मतलब जब अगर हमें रोना ही है, शिकायत करनी है, कोई अपेक्षा है ही, तो ऐसे व्यक्ति के सामने रोएं या कहें जो हमारे लिए कुछ कर सकता हो। तो इसका अर्थ क्या होगा, सहानुभूति विहीन या मूर्ख व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोना व्यर्थ है। या तो कोई मूर्ख है या जिसमें कोई सहानुभूति संवेदना है ही नहीं, उसके सामने अपना दुख जताना या दुख बताना बेकार है। इसका वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे कि कमला अपनी मालकिन से अपनी बेटी की बीमारी का बार बार जिक्र करती थी कि शायद मालकिन उसे कुछ रुपए उधार दे दे ताकि इलाज में मदद मिल जाए, पर उन पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था, है ना। कमला अपनी मालकिन से अपनी बेटी की बीमारी का बार बार जिक्र करती थी कि शायद मालकिन उसे कुछ रुपए उधार दे दे, पर उन पर तो कोई असर ही नहीं होता था, है ना। तो इसे ही कहते हैं कि भाई अंधे के आगे रोना अपने दीदे खोना। आई बात समझ में। अब आज हम इतनी ही लोकोक्तियों का अध्ययन करेंगे। आपको इनके अर्थ और वाक्य प्रयोग समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए हों तो आप अपनी बातचीत में इनका उपयोग अवश्य करें, ताकि आपकी बातचीत प्रभावशाली लगे और आप भी अच्छे से शिक्षित होने का मतलब आप जाहिर हो जाएगा कि भाई आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई लिखाई में आपकी रुचि है। आई बात समझ में। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।